को माताओं बहनों, हमारे मंच की सबसे वरिष्ठ महिला साथी इंदिरावती जी, सूरज भान जी, हमारे मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, आप सभी आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के 96वें शहीदी दिवस में शरीक हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथियों, इस बार हम ये 25वां इन शहीदों का शहीदी दिवस गोहाना में मना रहे हैं। 2002 में हम लगे थे। यहाँ मौजूदा हम सैकड़ों साथी हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जगदीश ने भी कहा, आप मानिए हमारे 15, 20, 30 साथी अपनी सारी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके, किसान भी, मजदूर भी, छात्र, नौजवान, टीचरान, सारे गांव-गांव में जाते हैं इन शहीदों के विचारों का प्रसार करने के लिए। तो अंग्रेजों ने वो इनसे इतने भयभीत थे कि फांसी अगले दिन सुबह तोड़नी थी, तो कहीं इन शहीदों की फांसी के बारे में पता चले और सारे देश के अंदर तूफान ना उठ जाए, इसलिए पहली शाम को ही इनको फांसी तोड़ दिया अंधेरे में, और तोड़ करके भी जेल के पिछले दरवाजे से चोरी चोरी इनको लाहौर से 50 किलोमीटर दक्षिण में फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे फटाफट जला करके, अध जला छोड़ करके अंग्रेज चले आए। इतनी ताकतवर, दुनिया के 53 देशों में राज करने वाली सरकार इन हमारे शहीदों से भयभीत थी। ऐसे थे हमारे मृत्युंजय पुरखे, और इसलिए हमें इनको 100 वर्ष के बाद, 96 वर्ष का मतलब 100 वर्ष, 100 वर्ष के बाद भी हमें इनकी रह रह कर याद आती है, और हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती है कि ऐसे छोटे छोटे नौजवान, मैं 66 साल का हूँ, कोई 70 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं, ये 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान जिन्होंने हमें आज जीने का ये वातावरण प्रदान कर दिया। साथियों, यहाँ हम नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। हमारे, आपको मालूम है, जो ये गल्फ के कंट्रीज जहाँ आजकल युद्ध चल रहा है, जहाँ पूंजीवाद तबाही मचा रहा है, हमारे दक्षिणी एशिया से कोई 90 लाख लोग यहाँ पर गए हो। 90 लाख, कुल 6 करोड़ आबादी है वहाँ की। आप मानो कि 1 करोड़ लोग भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से, यहाँ से वहाँ गए हुए हैं अपने रोजगार के लिए। तो अंग्रेज भी इंग्लैंड से छोड़ करके भारत में आ गए, तो हमें उनसे क्या परेशानी थी? हम सारी देर शोषण शोषण की बात कहते हैं। भगत सिंह कहते थे कि शोषक देशी हो या विदेशी, उसको उखाड़ फेंको। एक साथी ने यह भी कहा अपनी बात में, और बहुत वाजिब कहा, कि चोई छोटराम कहते थे कि अपने दुश्मन को पहचान। साथी जसविंदर ने गाने में गाया कि वो लाल सुबह आएगी। ऐसी साथियों ने अपने उद्गार प्रकट किए। जब हमारे करोड़ों लोग बाहर, हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ लोग बाहर गए हुए दुनिया भर के अंदर, अंग्रेज आए तो आने दो, यहाँ पे क्या बात? हम क्यों उनके खिलाफ थे? क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर दोहरी मार करते थे। एक तो हमारे मजदूर जो थे उनकी श्रम शक्ति को लूटते थे, उनको बहुत, इंग्लैंड में जो मजदूरी मिलती थी हिंदुस्तान में उसका 5वां हिस्सा भी नहीं मिलती थी। और दूसरा, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे, यहाँ की फसलों से लेकर के यहाँ पर अकाल पड़वाते थे और अपने वहाँ गेहूं और चावल भेजते थे। दुनिया भर में
सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला बंगाल में अकाल पड़ते थे और वो बंगाल का चावल लंदन और मैनचेस्टर और लिवरपूल चला जाता था। यहाँ के संसाधनों को लूटते, यहाँ के रोजी रोटी को लूटते। इस प्रकार एक बेतहाशा लूट उन्होंने मचा रखी थी और इसमें कोई रंग की बात नहीं है। जो साथी कुणाल ने कहा कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था जिसके खिलाफ भगत सिंह ने बम फेंका, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट। वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हमारे लिए नहीं बना था, हिंदुस्तानी तो विरोध कर ही रहे थे। बाहर से गोरे लोग आकर के, इंग्लैंड से, रूस से, वहां क्रांति हो चुकी थी और उनको पता था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है, जारसाई से भी भयंकर। तो अंग्रेज, कोई ब्रेडले, कोई प्रेट, कोई हचिनसन, ये लोग यहाँ पर हमारे देशवासियों के मजदूरों की सहायता करने के लिए आ जाते थे और वो भी अंग्रेज थे। रंग तो उनका भी गोरा था, लेकिन इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दिया कि भारत के अंदर बाहर से कोई आकर के अगर समाजवादी विचारों का प्रचार करेगा उसको जेल में डालो, उसको यहां से बाहर निकालो। तो क्या अंग्रेज और क्या ना अंग्रेज। ऐसे ही शहीद भगत सिंह ने कहा, अब अपने दुश्मन को पहचानने वाली बात जल्दी से समझ में नहीं आती। गोरा आदमी खड़ा है, हमें दिखाई देता है कि ये हमारा दुश्मन है, ये बाहर से आए हमारे ऊपर राज करें, लूट मचा रहे, इनको खदेड़ो। लेकिन भगत सिंह की हमारी आजादी के आंदोलन में ये एक बहुत महान समझ थी कि उन्होंने दुश्मन को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज यहां पर आकर के शोषण करते हैं इसलिए हमारे दुश्मन है। उनको ये दूरदृष्टि हुई कि कल अंग्रेज यहां से चले जाएं, जैसा 96 साल बाद आज हमें देख रहा है, जैसा 47 के बाद हमारे देश में हुआ कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के स्थान पर अगर ऐसे भारतीय लुटेरे आ जाएंगे, गोरी बुराई की जगह काली बुराई अगर आ जाएगी, जिसे कहते हैं गोरी चमड़ी की जगह ये भूरी चमड़ी वाला आदमी आ जाएगा, टाटा बिड़ला आ जाएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास आ जाएगा, इरविन तो चला जाए और तेज बहादुर सप्रू आ जाए और शोषण का चक्का यूं का यूं चलता रहे, तो उससे भारतीय मजदूरों को, किसानों को, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उससे भी खतरनाक स्थिति में पड़ जाएंगे। लाला लाजपत राय हमारे बड़े नेता थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय को लिखते हैं, आप देख रहे हो अमेरिका में आज क्या हाल है, फ्रांस में आज क्या हाल है। ये बात वो व्यक्ति 100 साल पहले हमें बता रहा था। लाजपत राय को भगत सिंह लिखते हैं कि लाला जी, आप हिंदुस्तान में अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस जैसा जनतंत्र लाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि पहले हम यहां से अंग्रेजों को भगाएं, सैकड़ों वर्ष गुजरे, खून खराबा हो और हमारे देशवासी पहले से भी बदतर स्थिति के अंदर पड़ जाएं, फिर खून खराबा हो और फिर हम अपने पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करें? ना, ये समझ आपकी ठीक नहीं है। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में वो कहते हैं, 1928 की बात है, 21 साल का नौजवान, क्या उम्र होती है, आप उनकी समझ देखो। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई एक तरफा नहीं है, हमारे दो दुश्मन हैं। हमारे महापुरुष चौधरी छोटू राम जी को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे दो दुश्मन हैं। उनको आई कि हमारे किसानों को यहां का महाजन लूट रहा है, ये हमारा दुश्मन है, इसकी बई फाड़ो, हमारे किसानों को कर्जे से निकालो। सही बात थी, क्या गलत बात थी? शहीद भगत सिंह ने कहा कि हमारा दो मुहा युद्ध है, एक तरफ मोर्चा है हमारा अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरा मोर्चा है हमारा भारतीय पूंजीपतियों के खिलाफ। और इस मोर्चे को हम यूं नहीं है कि एक आज खोल लें और एक पर हम 50 वर्ष के बाद खोल लें। जैसे अमेरिका एक मोर्चे पे यूक्रेन से लड़ रहा है, अब दूसरा मोर्चा यहां खोल दिया मध्य एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया में। हमारा दो मोर्चों वाला युद्ध है, ये 1928 में कहते हैं। और फिर अगले साल जब वो
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसमें भी कहते हैं, और उसमें और बढ़िया ढंग से कहते हैं कि हमें दोहरा खतरा है। एक खतरा है विदेशी पूंजीपति से और दूसरा खतरा है धोखे भरा खतरा। उसमें सब कि दूसरा धोखे भरा खतरा है हमारे पूंजीपति से। धोखे भरा क्यों? ये कहते हैं हम आपको आजाद कराएंगे, लेकिन ये हमें आजाद कराना भर नहीं चाहते, बल्कि ये हमारे से विश्वासघात की कीमत पर अंग्रेजों से शासन में थोड़ा हिस्सा, चंद टुकड़े प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात शहीद भगत सिंह ने सिखाई हमें। महात्मा गांधी बड़े नेता थे, देश में ज्यादा मान्यता प्राप्त भी थे, लेकिन महात्मा गांधी क्या करते थे कि हमें अंग्रेजों को यहां से भगा करके देश को आजाद कराना है, लेकिन समझदार थे, साउथ अफ्रीका में रह चुके थे। ये तो नहीं कहते थे कि हमें यहाँ पर पूंजीपतियों का राज लेकर के आना है, हमें देश को आजाद कराना है और भारत का राज्य लेकर के आना है। ठीक है, अब देखो आप, वो शहीद भगत सिंह ने उनको कहां पकड़ा? भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन किया और आंदोलन खत्म करते ही बोले कि आगे से हमें कारखाने के मजदूरों का अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग नहीं करना। ये खतरनाक है। ये आज ये अंग्रेजों के पीछे हैं, कल ये हमारे चरतराम, भरतराम, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, इनके पीछे भी पड़ेंगे, इनको भी यहां से भगाएंगे। इसलिए हमें इनको नहीं संगठित करना। ऐसे ही बारदोली में किसानों का आंदोलन किया और वो आंदोलन करने के बाद फौरन ये कह दिया कि ना, हमें किसानों का भी प्रयोग नहीं करना। ये किसान अब तो अंग्रेजों के खिलाफ हैं और बाद में ये हमारे जमींदारों के भी खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए बड़े समझदार थे, किसानों और मजदूरों को अपने आंदोलनों में नहीं लेकर के आए। तो वो तो पूंजीपतियों के पक्षधर थे। एक और बड़े हमारे महान नेता थे, हम तो आप यूं ना समझे कि उनकी आलोचना करके हम उनका तनिक भी छोटा करके दिखाना चाहते हैं। वो बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने अपने घर बार, बेटे, सब कुछ रिश्ते नाते छोड़ करके महीनों महीनों जंगलों में से गुजर करके और कहां जर्मनी पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो आजादी के आंदोलन के समय में उन्होंने टोक्यो में जाकर के भाषण दिया। 1944 की बातें हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस तब जापान में थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में हमें वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है। यहां तो 99 आदमी गरीब हैं। थी आजादी से, आप देखो 50 साल पहले लगभग हर एक आदमी गरीब ही था। 99% गरीब हैं, 1% अमीर हैं। तो यहाँ कोई वर्ग संघर्ष वाली बात नहीं है। हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जर्मनी जैसा राष्ट्रवाद और रूस जैसी आर्थिक नीतियां अपना देंगे और गरीबी असमानता खत्म कर देंगे। बस एक बार हम देश को आजाद करवा दें और हमारी सत्ता आ जाएगी। समझ गए? लेकिन वो जुझारू थे। वो महात्मा गांधी जहां समझौता करके आजाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों से बैठो, थोड़ा आंदोलन कर दो, थोड़ा दबाव डाल दो, आंदोलन पड़ेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको पीछे खींच लो। समझ गए बात? और थोड़ा अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ेगा, वो हमारी इतनी की बात मान लेंगे एक पैसे की, फिर 4-6 महीने 2-4 साल में फिर आंदोलन कर दो। सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, हमें समझौता करके नहीं, हम तो बंदूक की नोक पर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ेंगे और अपना राज लेकर के आएंगे, और जब हमारा राज आ जाएगा तो हम सारी की सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। शहीद भगत सिंह कैसे इनसे अलग थे? साथी कुणाल ने कहा अपने भाषण के अंदर कि वो हमारी आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे। वो सबसे बड़े नायक क्यों थे? उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों को तो भगाना ही है यहां से, हमें भारत के मजदूर और किसान को इकट्ठा करके, हम पूंजीपतियों को, दुकानदारों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, प्रोफेसरों को, इनको नहीं इकट्ठा करते। ये लोग इकट्ठा, ये हमारे साथ आ जाएंगे तो सत्ता के बाद यही कब्जा कर लेंगे। ये बात तो हमें अपने राम प्रसाद बिस्मिल ने बता दी थी।
कि जो तबका है ये अगर राज में आ जाएगा, ये मजदूरों किसानों को पीछे कोनी मार करके खुद सत्ता में आ जाएगा, खुद मलाई खाएगा और मजदूर किसान वैसे ही भूखे मरेंगे। तो शहीद भगत सिंह ने हमें ये बताया कि हमें तो मजदूरों और किसानों को इकट्ठा करना है, इनको इकट्ठा करके ना सिर्फ अंग्रेजी पूंजीपतियों के खिलाफ बल्कि भारतीय पूंजीपतियों के खिलाफ भी क्रांति करनी है। हमें 2 बार में क्रांतियां नहीं करनी। 2 बार की क्रांति वो रूस की देख चुके थे। रूस में 1 फरवरी में क्रांति हुई 1917 में, आज से 100 साल पहले। उसमें भी वो कह रहे थे हम लाल सूबे लेकर के आएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने क्रांति भी कर दी मजदूरों किसानों ने, लेकिन उनका जो बड़ा दबका था, 10 में से जो 8 कामरेड थे जिन्हें मेंशेविक कहते हैं, वो कहा तो करते हम लाल सूबे लेकर के आएंगे, और क्रांति करने के बाद सत्ता की बागडोर पूंजीपतियों को सौंप दी, और फिर बाद में वो भी सरकार में शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद नारा ये लगाया था कि हम क्रांति कर दें, एक बार हमारा राज आ जाए, फिर आपको हम सबको रोजगार देंगे, जो लड़ाई चल रही है वर्ल्ड वार इसको बंद कर देंगे, शांति स्थापित कर देंगे और किसानों को जमीन दे देंगे। वो कामरेड भी राज के अंदर आ गए। लेनिन का ग्रुप तो नहीं आया, लेकिन जो 10 में से 8 थे वो राज में आ गए, पर किया कुछ भी नहीं। 6 महीने बाद उनको लेनिन के नेतृत्व में दोबारा क्रांति करनी पड़ी। तो भगत सिंह ने देख लिया कि ये तटपुंजिया जो कामरेड भी हैं, जो छोटे पूंजीपति जो हैं बेशक ये क्रांति कर दें, लेकिन ये मजदूर किसानों का फायदा नहीं करेंगे। ऐसी आयरलैंड से सीख लिया। हमारे यहाँ 1857 में क्रांति हुई, रानी लक्ष्मीबाई और ये बहादुर शाह जफर और नाना साहब और तांत्या टोपे। ऐसे ही आयरलैंड एक देश है इंग्लैंड के पास, उसको भी इंग्लैंड ने गुलाम बना रखा था, और वहां के लोग भी आंदोलन, आजादी का आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह ने देखा, उसकी खूब स्टडी भगत सिंह ने करी। 1922 में वहां पर समझौता करके, और अध कचरा सा, मतलब जैसे हमें आजादी मिली ऐसी आजादी उनको मिली। भगत सिंह ने निष्कर्ष निकाल लिया फटाफट कि यार वो तो सारा का सारा देश लड़ रहा था, ऐसे तरीकों से तो हमें ना आजादी नहीं मिलेगी, समझौता करके ही हमें ना थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। भगत सिंह ने ये निष्कर्ष निकाले। महात्मा गांधी के आंदोलन से निष्कर्ष निकाले कि असहयोग आंदोलन इतना बड़े देश के अंदर फैल गया, और गांधी जी ने फटाक जो ही वो आंदोलन बड़ा हुआ तो इसको वापस खींच लिया। तो ये जो कांग्रेस पार्टियां, जो तटपुंजियों की पार्टियां हैं, छोटे छोटे दुकानदारों की पार्टियां हैं, ये अब क्रांति नहीं कर सकती। ये अगर सत्ता में आएंगी तो ये पूंजीपतियों का फायदा करेगी। पूंजीवाद ज्यों का त्यों यहाँ पर जारी रहेगा, मजदूरों का, किसानों का शोषण होता रहेगा। अब शोषण की मैं एक बात आपको बताऊं, और उसके बाद एक और पैराग्राफ बता करके अपनी बात समेटूंगा, क्योंकि हमारा समय सीमित है। अंबानी है ना, अंबानी हो सकता है अपने एक महीने में एक बार भी अपने दफ्तर में ना जाता हो, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। थैंक यू। एक मजदूर को अगर इस चौराहे पे आ जाए और आप उसको 1000 रुपया दिहाड़ी दें, वो खुश होकर के ले लेगा ना। मंडी का रेट मान लो 800 रुपये है, और आप उसको कह दें मैं तो आपको 810 रुपये दूंगा, तो खुश होकर के आपके पास आ जाएगा। लेकिन जैसा सूरज भान जी ने कहा, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार देता हूं। आज एक मजदूर जो 12 घंटे काम करता है, उसमें 6, 7, 8 हजार रुपये का मूल्य पैदा कर देता है। उस 6, 7, 8 हजार रुपये में से आप 800 रुपये मजदूर को दे देते हो, और वो खुश होकर के अपने घर चला जाता है। ये है पूंजीवाद, जहां मजदूर को ये पता भी नहीं लगता कि तू कितना मूल्य पैदा कर रहा है। सरकारी डाटा आया कि 1989 में, 89 आज से 35-36 साल पहले, जो एक मजदूर पैदा करता था उसका 30 पैसे उसको मिल जाता था।
अगर वो 1 रुपए का मूल्य पैदा करता है तो उसको 30 पैसे मिल जाता था, 70 पैसे मालिक की जेब में बिना कुछ किए चला जाता था। और 2011 आते आते 20-22 साल के अंदर वो 30 पैसे घटता घटता 10 पैसे रह गया बस। यानी कि अगर मजदूर 1 रुपए का मूल्य पैदा करता है तो उसको 10 पैसे मिलते हैं और 90 पैसे मालिकों की जेब में चले जाते हैं। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि 2011 से 15 साल गुजर गए, अब मजदूर को अपने 1 रुपए में से पंजीबी 5 पैसे भी नहीं मिलते, बाकी 95 पैसे 98 पैसे मालिकों की जेब में चले जाते हैं। मैं आपको अंबानी की बात कह रहा था कि वो 3 लाख मजदूर उसके पास हैं। अगर वो मान लो एक मजदूर 8,000 नहीं 4,000 रुपए का मूल्य भी पैदा करता है और 800 नहीं 1,000 रुपए अंबानी उसको दिहाड़ी भी दे देता है, तो उसके 3,000 बच गए ना। तो 3 लाख मजदूर अगर उसके पास हैं तो 90 करोड़ रुपए उसके एक दिन में बच गए ना। ये बहुत कम करके हम बता रहे हैं। कोरोना काल में अंबानी को, कोरोना काल में जब आधे कारखाने बंद पड़े थे, अंबानी को 1 घंटे में 90 करोड़ बच रहे थे, जो मैं एक दिन की बात बता रहा हूं आपको। ये है भयंकर शोषण जिसको भगत सिंह समझता था कि अगर यहां से लॉर्ड इरविन चला गया, अंग्रेज चले गए और यहां पर हमारे टाटा बिरला अडानी अंबानी आ गए तो हम उनसे भी बुरी गति में पड़ेंगे। चमड़ी के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने कहा कि ये काम कैसे होगा, ये काम करने के लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति का मतलब सरकारों की अदला बदली नहीं है कि कांग्रेस छोड़ करके भाजपा आ गई, भाजपा छोड़ के लोकदल आ गया, लोकदल गया तो बसपा आ गई, बोले इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हमें पूरी राज की मशीनरी बदलनी पड़ेगी। उस मशीनरी में सरकार, अफसरशाही, पुलिस, बड़े बड़े बैंक, अदालतें, ईडी, सीबीआई, स्टेट, डीप स्टेट, जिसको अभी डॉक्टर साहब ने समझाया, डीप स्टेट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो खुफिया काम करती हैं, जो ऊपर दिखती भी नहीं, पर्दे के पीछे काम करती हैं, इस सारे के सारे ढांचे को बदल करके ये सारे कसमिया, बयान, हल्फिया ये मजदूरों और किसानों के दुश्मन है। इस सारे सत्ता तंत्र को बदल करके राज्य हमें अपने हाथ में लेना है और हमें मजदूरों और किसानों के बच्चों को उन सारी जगह पर ला करके वो फिर पूंजीपतियों को नकेल डालेंगे, इस शोषण को खत्म करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आएंगे जहां कोई मालिक नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, सबको काम करना पड़ेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा। समझ गए? ऐसी व्यवस्था भगत सिंह तब लाना चाहते थे, जो बातें हमें आज भी बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है। एक 23 साल का नौजवान हमें ये बातें समझा रहा है और कहता है, देखो कितनी बड़ी बात कहता है। कल मैं एक कार्यक्रम में गया, उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ का बच्चा एक कोई IAS बना है, उन्होंने वो मेरे को आमंत्रित करने आ गए तो मैं गया। तो वो बोले वहां पे जो रागनी गा रहे थे, हमारे यहाँ हरियाणा में रागनियों का बहुत प्रचलन है, तो वो अर्जुन कृष्ण का किस्सा सुना रहे थे, गीता के एक श्लोक की बात करते हुए, भाई तू अगर जीतेगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा, अगर तू हार जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो चित भी तेरी पट भी तेरी। वो ऐसे सांगी ऐसे कह रहे थे कि तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। शहीद भगत सिंह कहते हैं, मैंने तो अनासक्त भाव से यहां और यहां के बाद के स्वार्थ के बिना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी जिंदगी को आजादी के ध्येय के प्रति समर्पित कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। अब बताओ वो क्या, वो भी मेरी तरह डॉक्टर बन सकता था? कहता है मैं और कुछ नहीं कर सकता था। और जिस दिन ऐसी सोच के, ऐसी मनोवृत्ति के हजारों युवक और युवतियां इस देश में लग जाएंगी, वो युग क्रांति के युग का सूत्रपात होगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और देखो क्या कहते हैं, वो इसलिए नहीं लड़ेंगे कि उनको यहां पुरस्कार प्राप्त करना है या यहां के बाद कोई पुरस्कार प्राप्त करना है, बल्कि वो इसलिए लड़ेंगे कि क्योंकि उनको तो मानवता के कंधे पर से गुलामी का जुआ उतारना है।
और एक लाइन कहते हैं कि बेशक ये रास्ता खतरनाक है, ये रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए यही एकमात्र शानदार रास्ता है। इस प्रकार की बातें अपनी छोटी सी उम्र में भगत सिंह हमें बता गए। जिन चीजों का बहुत बड़े बड़े LLB डॉक्टरेट ये वो किए हुए लोगों को दिमागों में भ्रम पले हुए थे, भगत सिंह का दिमाग क्रिस्टल क्लियर था, स्फटिक की तरह साफ था कि ये ABCD, ये कदम ये उठाना, ये करना, और फिर हमारी जनता की मुक्ति होएगी। और ये बातें वो खुद बहुत ही शालीन मोडेस्ट थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी तोड़ दिया, 26 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था, गांधी जी को तो लोगों ने काले झंडे दिखाए, सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन में ये कहा कि आज शहीद भगत सिंह प्रतीक बन गए हैं। किस बात का प्रतीक बन गए हैं? क्रांति की चेतना का, जिसको सारे देश ने जिसने जकड़ लिया है। शहीद भगत सिंह के बारे में यूं कहते हैं। और उन्हीं के एक साथी, ऐसे कौन किसी की प्रशंसा करता है? सुभाष चंद्र जैसा बड़ा नेता शहीद भगत सिंह जैसे के बारे में ये बात करते हैं कि वो प्रतीक बन गया अब शहीद भगत सिंह, हम प्रतीक नहीं है। ये भी कहने का मतलब है प्रकारांतर से प्रतीक भगत सिंह है। और उन्हीं के एक साथी, क्रांतिकारी साथी, भगवान दास माहौर नाम था उसका, उनको चंद्रशेखर भर्ती करके लाए थे अपने संगठन में। वो मध्य भारत के थे। भगवान दास माहौर ने चंद्रशेखर के ऊपर जीवनी लिखी, एक यश का धरोहर। उसमें भगवान दास माहौर कहते हैं कि अगर कोई एक पैराग्राफ में मुझे कहें तो भगत सिंह के चरित्र का ये सार तत्व है जो भगवान दास माहौर ने कह दिया कि हमारे देश में क्रांति का मार्ग पे हमारे साथी चल रहे थे। 2002 में बंगाल में युगांतर बन गई, क्रांतिकारी एक संगठन बना, ठीक है। क्रांति का विकास के ऊपर हमारा देश चल रहा था। उस क्रांति के विकास के मार्ग के ऊपर भगत सिंह एक मोड़ सूचक पत्थर थे। उन्होंने क्रांति के रास्ते को यू टर्न करवा दिया। उस यू टर्न में किया क्या कि अभी तक जो हमारे सशस्त्र, गुप्त और संगठित क्रांतिकारी जो उत्तर भारत के थे वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। भगत सिंह ने उनको समाजवाद की तरफ मोड़ दिया, राष्ट्रवाद से समाजवाद की तरफ मोड़ दिया। और दूसरी बड़ी बात क्या की कि उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों को धार्मिक मनोभूमि से ऊपर उठा दिया। हमारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन अब तक थे, जो भी बड़े बड़े क्रांतिकारी होते थे, बड़े कष्ट झेलते थे, जेलों में जाते थे, चक्कियां पीसनी पड़ती थी। आपने अंडमान की जेल देखी भी होगी, समझ गए। लेकिन सारे के सारे पुलिस का जो टॉर्चर था, पुलिस की जो यंत्रणा थी, उसके भय से, समझ गए बात, वो कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, क्रिश्चियन हो तो, समझ गए बात, ये पाठ करते थे। लेकिन भगत सिंह ने उनको ऐसी शिक्षा दी कि इनको छोड़ करके वो कार्ल मार्क्स की कैपिटल पढ़ते हुए नजर आए। भगत सिंह के ये बहुत बड़े योगदान थे कि उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को समाजवादी दिशा प्रदान करी और राष्ट्रवादी धार्मिक आंदोलनों को धर्म से राजनीति को विच्छिन्न कर दिया, अलग कर दिया, ताकि सारे देशवासी, सारे मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफार्म पर आकर के क्रांति का झंडा उठा करके लाल सुबह को लाने का प्रयास करें। ये था हमारे इन पुरखों का हमारे बाकी महान क्रांतिकारियों से अंतर। और इसीलिए हम आज 96 वर्ष बाद भी इन शहीदों के अपने दिलों की गहराई से उनको नमन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि लोग समझें, नौजवान बच्चे उनकी सीखों को लेकर के आगे बढ़ें और हम जैसे लोगों को भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे इन महापुरुषों के बारे में है वो हम आपस में बांटें, हम आपसे समझें, आप हमारे से समझें। और इस प्रकार आज जो मानवता, डॉक्टर जगदीश ने बताया कि 2030 तक इनको 400
8 अरब आबादी, 800 करोड़ आबादी है हमारी, समझ गए बात। अब पूंजीवाद लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा, कारखाने बंद पड़े हैं। अब इनका मकसद ये है कि आधी इस मशीनरी को और आधी मानवता को 5 साल में साफ कर दो। अब यही युद्ध 5 साल से 2022 से यूक्रेन, पूरे यूरोप के देश, अमेरिका, पूरा वेस्ट एशिया, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेतन्याहू या ट्रंप जैसे मिगेलोमैनियक, समझ के बात, पूंजीपतियों के पिट्ठू लोग, वॉर इंडस्ट्रियलिस्टों के जो पिट्ठू लोग हैं, क्या पता ये एटम बम का विस्फोट ना कर दें। तो मानवता आज भयंकर संकट से गुजर रही है। और शहीद भगत सिंह ने कहा कि जब तक पूंजीवाद है, पूंजीवाद युद्धों की जननी है, ये लूट खसूट है, लूट खसूट के लिए आदमी लड़ते हैं। आपके पास साधन है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को भी आपसे मिल जाए, और ऐसे लूट खसोट का दौर शुरू होता है और ये बढ़ती जाती है फिर। और जब तक पूंजीवाद है, जब तक साम्राज्यवाद है, जब तक एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य शोषण करता है, जब तक एक राष्ट्र का दूसरा राष्ट्र शोषण करता है, तब तक ये युद्ध होते रहेंगे। तब तक शांति की बात करना एक ढकोसला है, एक ढोंग है। ये तभी होगा जब दुनिया भर के अंदर, जब सर्वहारा का मजदूर किसानों का राज आएगा, वो उसको राजनीतिक भाषा में कहते हैं सर्वहारा का अधिनायकत्व। जब नायक सर्वहारा होगा, सर्वहारा का मतलब ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं और जिनके पास है कुछ नहीं, मजदूर, गरीब, किसान, जब इनका राज आएगा और ये अपना विश्व संघ दुनिया भर के अंदर संघ बनाएंगे, वो सही मायने में शांति स्थापित करेगा। नहीं तो पूंजीवाद, साम्राज्यवाद से अब हम तृतीय विश्व युद्ध के दौर में से गुजर रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध आने वाला नहीं है। इस वक्त दुनिया में 60 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, 60 देश 180 में से, तो ये विश्व युद्ध ही है। कल क्या होगा? मैं कहता हूं 4-5 राज्यों में चुनाव हो जाएं, अभी भी सिलेंडरों के रेट बढ़े हुए हैं, अभी भी दुकानों पे सिलेंडर 20% सप्लाई है, समझ गए बात। और कच्चे तेल से 6000 चीजें बनती हैं, दवाइयों से लेकर के, प्लास्टिक से लेकर के, इससे लेकर के जो क्रूड ऑयल है उससे 6000 चीजें बनती हैं। और क्रूड ऑयल ही यातायात के काम भी आता है। तो इसके रेट बढ़ने से महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी भयंकर बढ़ेगी। अभी 5 चुनावों की ये वेट कर रहे हैं। आप 4 मई को रिजल्ट आएगा, आप 5 मई को देखना। मेरी ये गट फीलिंग है कि महंगाई छलांगे मार के बढ़ेगी और लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग, इंडिया दुनिया भर में वैसे भी सबसे भूखा देश है। 116 देशों की सर्वे किया गया, 116 देशों का, उसमें से हम 107वें नंबर पे पाए। हम सबसे भूखे देशों में से हैं। यहाँ 82 करोड़ लोगों को 5-5 किलो दाने दे करके सरकार जिंदा रख रही है, समझ गए बात। जिसको सरकार अपने गौरव की बात कहती है, वो हमारे लिए बेहद लज्जाजनक, बेहद शर्मनाक और बेहद दयनीय स्थिति है कि हमारी 82 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी चावलों के ऊपर जिंदा कर रहे हैं। और ये स्थिति और विस्फोटक होने वाली है। इसलिए हमारी मुक्ति का रास्ता, जैसे हमारी डॉक्टर बिटिया ने कहा था कि भगत सिंह का रास्ता ही एकमात्र रास्ता हमारे पास है। इस बात को हम समझें, इसकी अहमियत को समझें और उससे शिक्षा ग्रहण करके अदरवाइज हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। आप देख लो, हमारे अस्तित्व को ही आज खतरा उत्पन्न हो गया है और रास्ता हमारे सामने ये है। अब इस रास्ते पे हम कैसे चलें, कितना चलें, किस प्रकार चलें, पारिवारिक, सामाजिक विकट और विषम स्थितियों के बीच में से कैसे समय निकालें, इस बात ये तो हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हकीकत यही है, अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो मानवता की मुक्ति होगी, नहीं तो पूंजीवाद मानवता के अस्तित्व को ही खतरा पैदा कर देगा। हो सकता है मानवता का बहुल अंश नष्ट ही हो जाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।